और सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है। तमिलनाडु में सरकार के गठन को लेकर हलचल तेज हो गई है। बहुमत के आंकड़े जुटाने में लगी है विजय की पार्टी टीवीके। सूत्र बताते हैं कांग्रेस और लेफ्ट से समर्थन हासिल करने की कोशिश हो रही है। समर्थन के लिए टीवीके नेता अब बातचीत भी शुरू करेंगे। आपको बता दें कि टीवीके जो पार्टी है यानी कि थलापति विजय की जो पार्टी है वो बहुमत से मात्र 10 सीट दूर है और इस 10 विधायक को कैसे जुटाया जाए इसको लेकर समर्थन जुटाने की अब तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। बातचीत के टेबल पर टीवीके नेता आ सकते हैं और माना जा रहा है कि कांग्रेस और लेफ्ट से समर्थन मिल सकता है। थलापति इसके मायने है कमांडर। जो कमांडर कल तक तमिल फिल्मों के सुपरस्टार कहे जाते थे, जो अब तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के नतीजे के जननायक बन गए हैं। जी हां, महज 2 साल पहले नई पार्टी बनाने वाले थलापति विजय ने 60 साल पुरानी वंशवाद की राजनीति का अंत कैसे कर दिया। क्या सिर्फ विजय की स्टार पावर ने तमिल पॉलिटिक्स में इतिहास दोहराया है? विजय की यह कहानी बड़ी हैरत अंगेज है। उंगा तंबी की उंगा पुल्लै की असली नाम है जोसेफ विजय चंद्रशेखर। उनकी फिल्मों के दीवाने उन्हें कहते हैं थलापति विजय। 2026 की चुनावी जीत ने इस थलापति विजय को बना दिया है तमिल राजनीति का जननायक। His mother, she is the first fan of Vijay. First fan. जोसेफ विजय की टीवीके यानी तमिलगा वेट्री कड़गम पार्टी ने नया इतिहास रचा है। तमिल राजनीति में जो करिश्मा कभी एमजी रामचंद्रन के नाम दर्ज था वो अब विजय के नाम है। लेकिन ये जीत सिर्फ एक सिनेमाई सुपरस्टार के करिश्मे भर की नहीं है। ये चुनावी विजय सधी सियासत की है, सटीक रणनीति की है, सॉलिड प्लानिंग की है। विजय थलपति की जीत है। इमेज, इमोशन और इन्फ्लुएंस का बेजोड़ प्रयोग है। दो साल पुरानी पार्टी, पहला चुनाव, गमछा लहराना, सीटी बजाना, फिल्मी स्टाइल में इलेक्शन कैंपेन और फिर मिली बम्पर जीत। सियासी दंगल में ऐसा प्रदर्शन कम ही नेताओं के नसीब में आया है। तमिलनाडु में विजय से पहले एमजी रामचंद्रन ने साल 1977 में पहली बार तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के रूप में अपनी सरकार बनाई थी। तब उनकी पार्टी एआईएडीएमके ने विधानसभा की 234 सीटों में से 144 सीटें जीती थी। विजय की आंधी में डीएमके और एआईएडीएमके जैसी बड़ी पार्टियां भी उड़ गई। सबसे ज्यादा झटका सत्ता संभाल रही डीएमके को लगा। विजय ने हिंदी और हिंदू विरोध के झंडा बरदार स्टालिन और उनके बेटे उदयनिधि की सियासी जमीन ही खिसका दी। एक मायने में जोसेफ विजय ने तमिलनाडु में वो कर दिखाया जिसे रजनीकांत और कमल हासन जैसे सुपरस्टार भी नहीं कर पाए। टीवीके की चुनावी जीत स्टार पावर का असली मतलब बता रही है। साथ ही ये भी कि दक्षिण की राजनीति में स्टारडम सिर्फ तालियों तक सीमित नहीं, वहां ऐसे फैन क्लब हैं जो फोर्स का काम करते हैं। टीवीके की जीत में फैन क्लब फैक्टर की डिटेल आगे। अभी देखिए वो 8 वायदे जिन्होंने स्टालिन को गद्दी से विदा कर दिया। टीवीके ने महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए की सहायता राशि देने का वादा किया। विजय ने गरीब परिवारों की महिलाओं की शादी के लिए 8 ग्राम सोना और अच्छी क्वालिटी की सिल्क साड़ी देने का वादा किया। बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगों को हर महीने टीवीके ने 3000 रुपए गुजारा भत्ता देने का वादा किया। इसके साथ ही साथ हर घर तक 100% पाइप से पीने का पानी पहुंचाने का वायदा भी विजय ने किया। 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने का वायदा, हर साल 6 मुफ्त एलपीजी सिलेंडर देने का वादा,
5 एकड़ से कम जमीन वाले किसानों की कृषि सहकारी फसल ऋण को पूरी तरह से माफ करने का वादा। महिला स्वयं सहायता समूह के लिए 5 लाख रुपए तक का ब्याज मुफ्त ऋण देने का वायदा। ग्रेजुएट को 4,000 रुपए भत्ता और डिप्लोमा धारकों को 2,500 रुपए भत्ता देने का वायदा भी विजय ने किया। ठेके पर काम करने वाले कर्मचारियों को रेगुलर करने जैसे वायदे गेम चेंजर साबित हुए तमिलनाडु में। विजय ने अपने सीनियर कलाकारों के सियासी हश्र से सबक लिया। सबक ये कि सिर्फ स्टार पावर से चुनाव नहीं जीते जा सकते। इसीलिए उन्होंने समाज के सबसे बड़े वर्गों को साधा। महिलाओं, छात्रों और मछुआरों को मुरीद बनाने के लिए विजय ने वेलफेयर और फ्रीबी मॉडल को नए पैकेज के साथ दिया। ऐतिहासिक जीत दर्ज की, वो भी ऐसे समय में जब तृणमूल कांग्रेस ने सत्ता बचाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी थी। लेकिन इस चुनाव की असली कहानी मंचों पर नहीं, जमीन पर लिखी गई, जहां राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की रणनीति ने सियासी हवा का रुख बदल दिया। बंगाल में सियासत में उठी भगवा लहर। आरएसएस के दांव की काट नहीं निकाल सकी टीएमसी। संघ के अभियान ने बदली बंगाल की तस्वीर। ये विडंबना ही कहिए कि आरएसएस की स्थापना के ठीक 100 साल बाद बंगाल में कमल खिला है। 1937 से राज्य में सक्रिय संगठन ने 2021 के बाद अपनी रणनीति को और तेज और बूथ स्तर पर नेटवर्क खड़ा किया। 2023 से 2025 के बीच उत्तर, मध्य और दक्षिण बंगाल में शाखाओं की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी दर्ज की गई। लेकिन 2026 में 3 प्रांतों को 5 संभागों में बांटा गया ताकि जमीनी पकड़ और मजबूत हो सके। ये विस्तार सिर्फ संख्या का नहीं बल्कि प्रभाव का भी था, जिसने चुनावी परिणामों की नींव रखी। इस चुनाव में सबसे बड़ा बदलाव संघ की कार्यशैली में दिखा, जहां बड़े मंचों की जगह छोटे संवादों ने ली। रिपोर्ट्स के मुताबिक पूरे राज्य में 2 लाख से ज्यादा छोटी बैठकों का आयोजन किया गया, जिनमें 4 से 5 स्वयंसेवकों की टीम घरों, चाय की दुकानों, मोहल्लों में पहुंची। इन बैठकों में सीधे किसी पार्टी का प्रचार नहीं किया गया, बल्कि महिला सुरक्षा, भ्रष्टाचार और घुसपैठ जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। यही नहीं, हर बूथ पर 10 युवा कार्यकर्ताओं को तैनात किया गया। इस रणनीति ने मतदाताओं के भीतर भरोसे का माहौल बनाया और राजनीतिक संदेश को निजी बातचीत का हिस्सा बना दिया। शताब्दी वर्ष के दौरान संघ ने बड़े पैमाने पर सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया। राज्य भर में 2000 से ज्यादा हिंदू सम्मेलन आयोजित किए गए और 29,000 से ज्यादा जगहों पर रामनवमी जुलूस निकाले गए। कोलकाता, हावड़ा, सिलीगुड़ी, वर्धमान जैसे क्षेत्रों में सैकड़ों सेवा कैंप और शिक्षा केंद्र चलाए गए। इन एक्टिविटी के जरिए संगठन ने समाज के अलग अलग वर्गों तक अपनी पहुंच बनाई और व्यापक सामाजिक नेटवर्क तैयार किया, जिसने चुनावी माहौल को प्रभावित किया। संघ से जुड़े संगठनों ने इस रणनीति को जमीन पर उतारने में अहम भूमिका निभाई। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने छात्रों के बीच, भारतीय मजदूर संघों ने श्रमिकों के बीच और भारतीय किसान संघ ने ग्रामीण इलाकों में अपनी सक्रियता बढ़ाई। सीमावर्ती क्षेत्रों में सीमांत चेतना मंच और आदिवासी इलाकों में वन बंधु परिषद ने काम किया। इस मल्टी लेयर नेटवर्क ने अलग अलग वर्गों तक पहुंच बनाकर एक विशाल जनाधार तैयार किया, जो चुनाव के दौरान निर्णायक साबित हुआ। चुनाव से ठीक पहले लोकमत परिष्कार अभियान के जरिए इस पूरी रणनीति को आखिरी रूप दिया गया। ये एक ऐसी रणनीति थी जिसने साइलेंटली लोगों की सोच को चुनाव के हिसाब से तराश दिया। स्वयंसेवकों ने घर घर जाकर मतदाताओं से संपर्क किया और उन्हें बिना डर और लालच के मतदान के लिए प्रेरित किया। चुनाव के दौरान स्वयंसेवकों की रणनीति सिर्फ संवाद तक सीमित नहीं रही, बल्कि घर घर पहुंचने वाले पर्चों ने भी माहौल को प्रभावित किया।
इन पर्चों में बंगाल के सबसे ज्वलंत मुद्दों को विस्तार से रखा गया ताकि मतदाता वोट डालने से पहले राज्य की जमीनी स्थिति को समझ सके। भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था और सुरक्षा जैसे मुद्दों को प्रमुखता से उठाया गया। महिला सुरक्षा को केंद्र में रखते हुए आरजीकर कांड जैसे चर्चित मामलों का जिक्र किया गया, जिससे लोगों के मन में मौजूद चिंता को राजनीतिक बहस का हिस्सा बनाया जा सके। इसके साथ ही शारदा स्कैम और शिक्षक भर्ती जैसे पुराने मामलों को भी फिर से सामने लाया गया। घुसपैठ के मुद्दे को सुरक्षा और भविष्य से जोड़कर पेश किया गया, जिससे मतदाताओं के बीच इस पर चर्चा तेज हुई। क्विक रिस्पांस टीम और सोशल मीडिया के जरिए संदेशों को लोगों तक पहुंचाकर इस अभियान को और प्रभावी बनाया गया। ये नतीजा हुआ कि बंगाल की राजनीति में ऐतिहासिक बदलाव हुआ और जिस तंत्र को ध्वस्त करना लगभग नामुमकिन माना जा रहा था, वही तंत्र पूरी तरह से बिखर गया और बंगाल की राजनीति में कमल खिल गया।